हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आए हूँ आपके लिए ट्रांसफार्मर चैप्टर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप किसी भी के टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें या आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं या इलेक्ट्रिकल से, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताया जाने वाला। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है तीसरे नंबर का वीडियो होने वाला है, तो दो वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस कार्य के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयुक्त होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ब्रीदर होता है, उस ब्रीदर का इसमें ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है उसमें क्यों प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया वाइंडिंग को ठंडा रखना, बी ऑप्शन दिया गया तेल का दबाव नियंत्रित करना, और सी ऑप्शन दिया गया तेल में नमी के प्रवेश को रोकना, और डी ऑप्शन दिया गया तेल में नमी को प्रवेश कराना। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कौन सा सही होगा। टाइम स्टार्ट अब होता है आपका। चलिए सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर से आपका जो कंजर्वेटर होता है उसके रिक्त स्थान हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु में होता है। यह जो क्रिया होती है आपका श्वास लेना अर्थात ब्रीदिंग कहलाती है। और कंजर्वेटर में जब ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है तो उसमें उससे होकर नमी भी प्रवेश कर सकती है, जिसे रोकने के लिए हम ब्रीदर में कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCl2 का सिलिका जेल भरा होता है, जो कि नमी को क्या करता है, सोख लेता है। तो ब्रीदर का कार्य क्या होता है, नमी को सोखना, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी अर्थात तेल में नमी के प्रवेश को क्या करना, रोकना। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है क्वेश्चन की तापमापी क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है मुख्य टैंक से लगा होता है, बी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर तेल का ताप मापता है, और सी ऑप्शन दिया गया ए व बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका तापमापी होता है ये मुख्य टैंक से लगा होता है, बिल्कुल करेक्ट है, और ये ट्रांसफार्मर तेल का जो ताप है उसको भी मापने में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है, अर्थात जो सुरक्षा कार्य में आती है वो कौन सी युक्ति है। बुकोज रिले या एक्सलोजन वेंट या ए व बी दोनों या ब्रीदर। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यहाँ पर आपका है बुकोज रिले, एक्सप्लोजन वेंट और ए व बी दोनों या ब्रीदर। चलिए सभी लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर सुरक्षा के रूप में जो आपकी युक्ति प्रयोग की जाती है वो आपका बुकोज रिले होता है, दूसरा आपका एक्सप्लोजन वेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, तो दोनों ऑप्शन हम मारेंगे अर्थात ए बी दोनों हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया ए व बी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सत्य कौन है, अर्थात यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो वाक्य है अर्थात स्टेटमेंट है वो आपका सही है। पहला दिया गया एक्सप्लोजन वेंट कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाला पाइप पर स्थापित किया जाता है। बी ऑप्शन दिया गया बुकोज रिले ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन दिया गया एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें, सभी लोग बताइए।
तो दोस्तों देखिए, जो आपका एक्सप्लोजन वेंट होता है ये कंजर्वेटर के मुख्य टैंक से जोड़ने वाला पाइप पर स्थापित किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो गलत होता है ये ए भी गलत होता है। और यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है बी, बुकोज रिले ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह ट्रांसफार्मर में जो आपका बुकोज रिले लगा होता है ये आपका आंतरिक दोष हो जाने से एक अलार्म बजाकर सूचित करता है अर्थात सूचना देता है, ये बुकोज रिले होता है। ठीक है, और ये भी हमारा गलत है क्वेश्चन के अनुसार। और यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया गया है एक्सप्लोजन वेंट को प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट मिलता है, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन बुकोज रिले के बारे में सत्य है। पहला दिया गया ट्रांसफार्मर के कोर के साथ जुड़ा होता है। बी ऑप्शन दिया गया दोस्त को सूचना अलार्म बेल बजा कर देता है। और सी ऑप्शन दिया गया दो प्लेट इसमें जुड़े दो मरकरी स्विच होते हैं। और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया बी और सी दोनों। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 54 में आपको मैं बताया कि यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न जो होता है उसको एक अलार्म बजाकर क्या करते हैं सूचना देता है। और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर स्रोत से अलग भी क्या कर देता है, अलग कर देता है। और इसमें एक आपका स्विचिंग आपका लगा होता है जो कि आपका सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करता है। तो वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और दोस्तों इसमें आपका दो फ्लैट जो आपका होता है अर्थात यह कंजर्वेटर में मेन टैग से जोड़ने वाली पाइप में लगा होता है। और इसमें दो आपका फ्लोट, ठीक है, इसमें दो आपका फ्लोट लगा होता है जो दो मरकरी स्विच भी उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है देखिए बी ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है। बाकी यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है कि बी और सी दोनों, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा तथ्य टैप्ड ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। पहला ऑप्शन दिया गया तेल बाहर निकालने के लिए टैप्ड हो। बी ऑप्शन दिया गया यह आकार में सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है। सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज संयोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो। और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी अर्थात वोल्टेज संयोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो, अर्थात टैप ट्रांसफार्मर के बारे में जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस कारणवश पोर्सेलेंस बुसेज या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन दिया गया प्राथमिक और द्वितीय कुंडली का आपस में संयोजित करने के लिए। बी ऑप्शन दिया गया संयोजक केबल का ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है। सी ऑप्शन दिया गया ब्रीदर की कम नमी वाला बनाता है या बनता है। डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि किस कारणवश पोर्सलेन बुसेज या ट्रांसफार्मर बुशिंग का प्रयोग होता है। सभी लोग बताइए। तो दोस्तों ये जो आपका बुशिंग वाला कार्य होता है ये ट्रांसफार्मर की बॉडी से आपका इससे तात्पर्य है। तो यहाँ पर होता है संयोजन केबल को ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक करता है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 पे। कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र है। ई बराबर दिया गया 4.44 फाई एफ एन या ई बराबर 4.44 एफ एन अपान फाई या ई बराबर 2 फाई एफ एन या ई बराबर √3 फाई एफ एन। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसमें जो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का अर्थात ईएमएफ का जो सूत्र है वो कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सबको ये याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है ई बराबर 4.44 फाई
FN, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट मानेंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया दिए जाएंगे। तो सभी लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक कर दें और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। अर्थात नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुपात है वो क्या होता है, अर्थात इसका जो सूत्र है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है VP अपान VS अपान IP अपान IS बराबर NP अपान NS, या बी ऑप्शन दिया गया है VP अपान VS बराबर IP अपान IS बराबर NS अपान NP, और यहाँ पर दिया गया VS अपान VP बराबर IP अपान IS बराबर NS अपान NP। डी ऑप्शन दिया गया VS अपान VP बराबर IS अपान IP बराबर NS अपान NP। तो दोस्तों इसी तरह के कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आप सोच समझ के दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ITI लेवल का क्वेश्चन है। जो लोग ITI कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दें। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। एक्चुअली दोस्तों इसका जो सही क्रम में आपका जो सूत्र बनता है वो आपका होता है NS अपान NP बराबर VS अपान VP बराबर IP अपान IS होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस बदल गया है जो कि इसमें कोई भी मतलब नहीं रखता है। चाहे आप NS अपान NP कहें या VS अपान VP कहें या IP अपान IS करें, इसमें सीक्वेंस की कोई बात नहीं होती। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपका ऊपर नीचे जो है इसमें आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका दिया गया NS अपान NP IP अपान IS और VS अपान VP ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका NS और NP दिया गया है ये द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडल की फेरों की संख्या है, अर्थात इसमें आपका जो NS दिया गया है ये आपका द्वितीयक है और NP जो आपका है प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। तो ये आपका NS और NP हो गया। अब आता है VS और VP पे है। तो ये आपका जो VS है ये द्वितीयक द्वितीयक है, द्वितीयक कुंडली है, और जो आपका VP है ये आपका प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। और IS जो इसमें दिया गया IS अपान IP, तो ये आपका जो है IP अपान IS जो दिया गया है ये आपका है दोस्तों, IS इसमें होता है आपका द्वितीयक कुंडली और IP आपका होता है प्राथमिक कुंडलीधार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यदि आपसे पूछ दिया जाए ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र होता है आउटपुट अपान इनपुट गुणे 100। क्लियर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया गया V/R प्रतिशत बराबर VNL माइनस VFL गुणे 100 अपान VFL, या VR प्रतिशत बराबर यहाँ पर VNL माइनस VFL दिया गया, और सी ऑप्शन दिया गया VR प्रतिशत बराबर VNL माइनस VFL अपान VNL गुणे 100, या यहाँ पर दिया गया VR बराबर VNL प्लस VFL अपान VFL गुणे 100। देखिए इस तरह का आपका जो क्वेश्चन है ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका ITI लेवल का भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सभी लोग दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका होता है जो ट्रांसफार्मर की वोल्टता नियमन का जो सूत्र रहता है वो आपका होता है VNL माइनस VFL अपान VFL गुणे 100 होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच कर रहा है, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली अर्थात वाइंडिंग्स में सदैव भिन्न संख्या में लपेट होती है, या एक ही व्यास का ताम्र तार प्रयोग किया जाता है, या पृथक पृथक चुंबकीय परिपथ होते हैं, या एक विद्युतीय संबंध होता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 का सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय जो कुंडलन होती है उसमें सदैव भिन्न भिन्न लपेट होते हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग लपेटे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही में लपेटे जाते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 62 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए वायु ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है।
इसमें दिया गया 10,000 kVA और यहाँ पर दिया गया 5,500 और 50 kV। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया है, देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ये आपका ए, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अर्थात 10,000 kVA आपका वायु ब्लास्ट कूलिंग में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक ट्रांसफार्मर में जो शून्य लोड पर प्रचलित है कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? पहला ऑप्शन दिया गया फ्लक्स का चुंबकीकरण करने के लिए प्रयुक्त धारा होगी। बी ऑप्शन दिया गया सप्लाई से लो क्षतियों के लिए प्रयोग की गई धारा होगी। सी ऑप्शन दिया गया दोनों धाराओं का सदिशीय जोड़ होगा। और डी ऑप्शन दिया गया है दोनों धाराओं का बीजगणितीय जोड़ होगा। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों जब एक ट्रांसफार्मर में जो शून्य लोड पर प्रचलित होता है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा आपका करंट लिया जा गया हो तो वो आपका दोनों धाराओं का जो जोड़ होगा वो सदिशीय होगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, स्थिर हो रहेगा या प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा ली गई धारा की अतिरिक्त मात्रा के समानुपाती होगा या सेकेंडरी धारा के समानुपाती होगा या इनमें से कोई नहीं? चलिए सभी लोग बताइए। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप पे मोबाइल पे जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो यहाँ पर आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहेगा, अर्थात एक ट्रांसफार्मर का फ्लक्स कैसा होगा क्वेश्चन में पूछ रहा है जब उसकी सेकेंडरी लोडेड हो, तो जब लोडेड होगी तो उस समय आपका ट्रांसफार्मर का फ्लक्स जो है स्थिर रहेगा, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कौन सा शर्त ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाने के लिए जरूरी है? पहला ऑप्शन दिया गया ध्रुवता समान होनी चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए। और सी ऑप्शन दिया गया इम्पीडेंस पाथ प्रतिशतता समान होनी चाहिए। और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त तीनों। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग बताइए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को जब हम समांतर में प्रचलित करते हैं तो उस समय ध्रुवता जो होनी चाहिए समान होनी चाहिए और वोल्टेज अनुपात भी समान होना चाहिए और इम्पीडेंस जो पाथ होता है ये प्रतिशतता भी समान होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ये क्षति ट्रांसफार्मर के लोड बदलने पर ही नियत होती है। कौन सी क्षति होती है वो? लौ क्षति या ताम्र क्षति या केवल एडी धारा क्षति या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए कौन सी क्षति होती है वो? सभी लोग बताइए। तो इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए अर्थात लौ क्षति अर्थात एडी धारा क्षति और हिस्टेरिस क्षति। देखिए दोस्तों जो आपका लौ हानि होता है अर्थात यहाँ पर जो आपका आयरन लॉस होता है ये क्रूड के द्वारा होने वाली हानि की लौ हानि कहते हैं इसको। और ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को 24 घंटे उत्तेजित रहने पर लौ हानि इसमें कम होगी और इसका मान लोड में मुक्त होता है और हर लोड पर यह समान रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। इसमें आपका जो लौ हानि होता है इसमें आपका दो हानियाँ होती है, जो आपका आता है एक एडी धारा हानि अर्थात एडी करंट लॉस और दूसरा आपका आता है हिस्टेरिसिस हानि जिसको हम हिस्टेरिस लॉस बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है ये अलग अलग होता है जो कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कौन सी क्षति का मान आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ाता है? ऑप्शन दिया गया हिस्टेरिस धारा क्षति का मान या ईडी धारा क्षति का मान या ए व बी दोनों का मान बढ़ता है या ताम्र क्षति का मान बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग था और उसमें आपका पूछने का तरीका अलग था, थोड़ा सा आपको समझने की
वक्त लगेगा। चलिए सभी लोग बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ता है, तो ये आपका होता है हिस्टैरिसीस धारा क्षति का मान बढ़ता है, और ईडे जो आपका धारा क्षति का मान होता है ये भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका लौ हानि होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, आपका ईडे करंट लॉस होता है और आपका जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस होता है। और इसमें जो आपकी होती है देखिए हिस्टैरिसीस जो हानि होती है इसमें एडी धारा हानि का मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है, और इसमें जो आपका होता है जो इसमें आपका जो दिया गया है लौ हानि इसमें भी आपका सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मारेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लौ क्षति ज्ञात होती है, अर्थात किस परीक्षण के द्वारा हम लौ जो क्षति होती है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया ओपन सर्किट परीक्षण, और बी ऑप्शन दिया गया शॉर्ट सर्किट परीक्षण, या हाई सर्किट परीक्षण, या फुल लोड द्वारा। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो लौ क्षति ज्ञात करने के लिए जो विधि है वो आपका ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा ही होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है क्वेश्चन के किस वाइंडिंग को ओपन सर्किट करेंगे जब ओपन सर्किट परीक्षण करना हो। पहला ऑप्शन दिया गया द्वितीयक वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है, बी ऑप्शन दिया गया प्राथमिक वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है, और यहाँ पर दिया गया दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रखा जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया किसी भी वाइंडिंग को ओपन नहीं करेंगे। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो लोग नए होंगे वो लोग डेली रात 9 बजे तैयार रह कीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों आप ट्रांसफार्मर चैप्टर से चल रहा है, कल आपको कुछ और चैप्टर से चलेगा। जैसे ही क्वेश्चन इसमें आपका कवर होना बंद हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट चैप्टर से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पर चाहे आपका द्वितीयक वाइंडिंग हो चाहे प्राथमिक वाइंडिंग हो, किसी को भी हम ओपन सर्किट पे रख के उसको हम परीक्षण कर सकते हैं, अर्थात दोनों में से किसी एक को ओपन सर्किट रख कर हम परीक्षण कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस वाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो। जब शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना हो तो किस वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओपन करेंगे। चलिए सही बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जब वो बोर्डता वाली वाइंडिंग को सर्किट करता हो, या जब बोर्डता वाली वाइंडिंग को सर्किट करता है, या सी ऑप्शन दिया गया है दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट करता है, या किसी भी वाइंडिंग को ओपन करेंगे। चलिए सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निम्न वोल्टता वाले वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कहता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर की रेटिंग दिखाई जाती है। अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जो सबसे इसमें जो आपका इजी क्वेश्चन था वो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में की जाती है या किस में उसको दर्शाई जाती है। चलिए सभी लोग बताइए, केवीए में, या केवीएआर में, या केडब्ल्यू में, या एएच में, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है बहुत सारे लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, अर्थात ये केवीए में होती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित कौन सा सूत्र से ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसे हम ज्ञात करते हैं। दिया गया है के डब्ल्यू अपान लौ क्षति प्लस लौ हानि क्षतिया गुणे 100%। यहाँ पर भी दिया गया के डब्ल्यू अपान के डब्ल्यू प्लस ताम्र क्षति प्लस लौ क्षति गुणे 100, और यहाँ पर दिया गया के डब्ल्यू अपान के बी गुणे 100%, और यहाँ पर दिया गया ए व बी दोनों। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर का सूत्र मैंने आपको बताया था, जो आपका ट्रांसफार्मर का जो दक्षता का सूत्र था वो आपका आउटपुट अपान इनपुट गुणे 100 था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है, तो इसका जो सूत्र बनता है आपका के डब्ल्यू अपान के डब्ल्यू प्लस ताम्र हानि प्लस लौ हानि गुणे 100 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन में जो सही मैच कर रहा है वो आपका है बी, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है क्वेश्चन के किस कारण से ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है ये उच्च होती है। इसमें प्रतिशत
उत्तोलन के लिए तेल भरा होता है, या इसमें घर्षण और विंडो क्षतियाँ नहीं होती, या इनमें लौह क्षतियाँ कम होती है, या इनमें ताम्र और लौह क्षतियाँ कम होती है। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया इनमें घर्षण विंडो क्षतियाँ जो होती है वो आपका नहीं होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्न सूत्र में ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता ज्ञात करेंगे, अर्थात इस पूरे दिन की दक्षता यदि ज्ञात करनी हो तो हम कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे। पहला दिया गया उपयोग की गई KWH अर्थात किलो वाट आवर, और यहाँ पर दिया गया आपका बाई सप्लाई की गई KWH गुणे 100, या सप्लाई की गई KWH अपान उपयोग की गई KWH गुणे 100, या प्रतिदिन उपयोग की गई KWH अपान प्रतिदिन सप्लाई की गई KWH गुणे 100, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पहले तो ऊपर वाला देख लीजिए, ट्रांसफार्मर की जो दस्ता होती है आपका उच्च होता है, और क्योंकि इसमें जो घर्षण की जो विंडोज होती है ये क्षतियाँ नहीं होती, और ट्रांसफार्मर की सारे दिन की यदि आपको दस्ता ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम एक सूत्र का फार्मूला का जो यूज करते हैं वो आपका होता है प्रतिदिन उपयोग की गई KWH अपान प्रतिदिन सप्लाई की गई KWH गुणे 100, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है ये अधिकतम होगी, ताम्र क्षति कम होगी, या ताम्र क्षति लौह क्षति के समान होगी, या लौह क्षति न्यूनतम होगी, या यह संभव नहीं है। चलिए सभी लोग बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जाएगा ताम्र क्षतियाँ लौह क्षतियों के समान होगी तब। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कवर किया था। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम चले कि जो आपकी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप बिल्कुल तैयार हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।